जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। और क्यों नहीं करनी चाहिए साथियों, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। यदि आपके सामने कोई वैकेंसी और वैकेंसी की यदि आने की संभावना है साथियों, तो अपना सब कुछ लगाकर साथियों तैयारी करना ही उचित माना गया है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इस अवसर का हम भरपूर लाभ उठाएं ताकि जीवन में किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करना पड़े कि हमें कोई गलती या हमसे कोई कमी रह गई जिस वजह से हमारा नंबर नहीं आया। इसलिए साथियों, जितना भी आपके पास समय है, जितना भी आपके पास ताकत है साथियों, पूरी झोंक दीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो साथियों हम बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के विषय में। ये क्लास चल रही है, यानी रीतिकाल की अपनी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर नामकरण के विषय में हम जानेंगे। रीतिकाल के लिए विद्वानों ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया है, जो निम्नानुसार है। कौन कौन से नाम दिए रीतिकाल को अन्य विद्वानों ने साथियों, वह यहाँ पर हम देखते हैं। बात करते हैं रीतिकाल जो नाम दिया साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इसे रीतिकाल को जो कला काल कहा साथियों, वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। श्रृंगार काल कहा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीति श्रृंगार काल कहा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने। यानी कि साथियों ये सभी रीतिकाल के नाम हैं। रीतिकाल, कला काल, श्रृंगार काल, रीति श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल और साथियों अलंकृत काल। तो रीतिकाल जो नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कला काल दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल। कला काल, कला कौन करता है? रमाशंकर। कला कौन? रमाशंकर। तो श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और फिर रीति श्रृंगार काल, दोनों को मिला देंगे साथियों, रीति श्रृंगार काल, तो ये कहा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। इसके बाद उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं साथियों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और अलंकृत काल बात करते हैं तो ये मिश्र बंधु ने दिया। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया साथियों। तो ध्यान रखिएगा एक बार पुनः। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र, उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। ये साथियों जो ये यहाँ से यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार साथियों यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आया है और अक्सर यहाँ से आने का पूरा चांस होता है। अब आगे हम बात करते हैं साथियों, रीतिकाल के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल के पूर्व सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन अपने साहित्य इतिहास में 7वें अध्याय का नाम रीतिकाल कह चुके थे। यानी कि रीतिकाल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले सर जॉर्ज ग्रिसन ने भी साथियों इस काल को रीतिकाल नाम कहा। रीति शब्द संस्कृत काव्यशास्त्र के एक संप्रदाय विशेष के लिए रूढ़ है साथियों। भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में 6 संप्रदाय को मान्यता दी गई है, जो निम्नानुसार है। यानी जो रीति शब्द है ये कहाँ से लिया गया है साथियों? ये लिया गया है अलंकार काव्यशास्त्र से। किससे लिया गया है साथियों? काव्यशास्त्र है। और काव्यशास्त्र में रीति को एक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये रीति वहीं से लिया गया है। अब यहाँ देखिए कौन कौन से संप्रदाय है साथियों। तो ये 6 संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक और उनके पीछे साथियों उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ साथियों नाट्यशास्त्र। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामे हैं और उनका अलंकार शास्त्र ग्रंथ है काव्य अलंकार। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, इन्होंने लिखा, ध्वन्यालोक लिखा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, जिन्होंने साथियों काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। और औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के साथियों आचार्य क्षेमेंद्र, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा लिखा है। एक बार पुनः, रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र, अलंकार संप्रदाय भामे काव्य अलंकार, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, रीति संप्रदाय आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र,
वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम और औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा। साथियों, तो आप बिल्कुल इनको याद करिएगा, ये आपको रीतिकाल में भी ये आपको याद करना आवश्यक है और काव्य शास्त्र में साथियों आप इसे याद करेंगे ही है। साथियों, दूसरी बात प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करिएगा। दूसरी बात साथियों, वीडियो को अधिक अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पता कर जाइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि इसमें कोई कमी है साथियों तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत ज़रूर कराइएगा। आगे बात करते हैं हम। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है और लिखा है, रीति आत्मा काव्यस्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। ये याद करना, ये पंक्ति किसकी है? रीति आत्मा काव्यस्य किसने कहा? ये आचार्य वामन ने कहा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन माने जाते हैं, और रीति को ही इन्होंने काव्य की आत्मा घोषित किया है। और रीति आत्मा काव्यस्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। वैसे साथियों वर्तमान में जो सर्वमान्य मतानुसार काव्य की जो आत्मा मानी जाती है साथियों, वो रस को माना जाता है, लेकिन आचार्य जो वामन है उन्होंने काव्य की आत्मा रीति को घोषित किया है। रीति का अर्थ बताते हुए लिखते हैं कि विशिष्ट पद रचना है रीति, अर्थात रचना का विशिष्ट क्रम पद कर्म ही काव्य रीति है। साथियों, विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि ये जो कहा साथियों ये भी आचार्य वामन ने ही कहा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट पद रचना जो उक्ति है साथियों ये किनकी है? तो ये आचार्य वामन की है। एक बार पुण्य रीति का अर्थ बताते हुए वे लिखते हैं कि रीति विशिष्ट पद रचना है, रीति अर्थात रचना का विशिष्ट पद क्रम ही काव्य रीति है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ संस्कृत से भिन्न माना गया है, यानी रीति का संस्कृत में अलग अर्थ है साथियों, तो हिंदी में इसका अलग अर्थ है। अब हिंदी में क्या अर्थ है? रीति का शाब्दिक अर्थ होता है पथ, पंथ, मार्ग, विधि, रास्ता, तरीका, प्रणाली, शैली, ये आदि साथियों रीति के शाब्दिक अर्थ है। यानी रीति को हम इतने अर्थों से जान सकते हैं साथियों को रीति का अर्थ क्या होता है या रीति किसे कहते हैं। तो पथ, पंथ, मार्ग, विधि, रास्ता, तरीका, प्रणाली, शैली ही क्या है? एक रीति है। यानी काव्य रचना करने के एक विशेष प्रकार की साथियों प्रणाली या विधि या शैली को ही हम क्या कहते हैं? रीति के नाम से जानते हैं, यह रीति कही जाती है। इस युग के कवियों ने बंदी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस युग को रीति काल के नाम से जाना जाता है। इस युग के कवियों ने एक बंदी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस युग को रीति काल के नाम से जाना जाता है। अब लक्षण ग्रंथ क्या है साथियों, बिल्कुल हम जानेंगे आगे, लक्षण ग्रंथों के बारे में भी इसके बारे चर्चा करेंगे साथियों। यहाँ लिखा हुआ आगे इसी लिखा हुआ कि लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य उन ग्रंथों से जिसमें काव्य के विविध अंगों यथा यानी कि जैसे छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हो, उसे ही साथियों लक्षण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं? यानी कि वह ग्रंथ जिसमें छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष और नायक नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिस भी ग्रंथ में साथियों उसे हम लक्षण ग्रंथ के नाम से लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लक्षण ग्रंथ की जो किसे कहते हैं वो आपको स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि वह ग्रंथ जिसमें इन सभी को वर्णन किया जाता है, इन सभी का छंद का, रस का, अलंकार का, गुण, दोष, नायक नायिका भेद और उनके उदाहरण जिसमें प्रस्तुत किए जाते हैं उसे ही लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। साथियों आगे बात करते हैं। रीति निरूपण की पद्धति का आरंभ भक्ति काल में कृपाराम कृत हित तरंगिणी से हो चुका था। यानी रीति का यदि पहला ग्रंथ माना जाए साथियों तो इसका आरंभ भक्ति काल में ही हो चुका था। और भक्ति काल में किसने शुरू किया? कृपाराम ने किया। और किससे किया? हित तरंगिणी से। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है कृपाराम की साथियों हित तरंगिणी माना जाता है, किंतु इसे प्रधानता उत्तर मध्य काल में प्राप्त हुई, इसलिए इस युग को रीति काल नाम दिया गया। रीति के जो प्रारंभिक लक्षण है साथियों वह भक्ति काल में ही हमें देखने को मिलते हैं, और वह मिलते कहाँ पर? कृपाराम कृत हित तरंगिणी में
मिलते हैं, किंतु बाद में इसे प्रधानता उत्तर मध्यकाल में ही प्राप्त हुई, इसलिए इस युग को रीतिकाल नाम दिया गया है। आचार्य शुक्ल श्रृंगार काल और अलंकार काल दोनों ही नामों की ओर संकेत कर चुके हैं साथियों। उन्हीं के शब्दों में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। इसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है साथियों। क्या कहा? यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उन्हीं के शब्दों में श्रृंगार और विष, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। इससे इस काल को कोई यदि कोई रस के विचार से श्रृंगार काल भी कहे तो साथियों वह श्रृंगार काल कह सकता है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, एक उक्ति है साथियों, किसकी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी ने आगे क्या लिखा है? अलंकार काल के कवि दाम्पत्य या प्रणय श्रृंगार को लेकर आगे बढ़े हैं। दाम्पत्य का मतलब वैवाहिक जीवन होता है साथियों। प्रणय का मतलब भी विवाह या प्रेम। तो शुक्ल जी ने लिखा है कि अलंकार काल के कवि दाम्पत्य या प्रणय श्रृंगार को लेकर ही आगे बढ़े हैं। यहाँ पर हम श्रृंगार की बात करते हैं साथियों, तो श्रृंगार जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध साथियों वह ये श्रृंगार है। यदि यहाँ पर दो मात्रा है साथियों तो ये श्रृंगार क्या है? गलत है। हम श्रृंगार को साथियों ऐसे भी लिख सकते हैं, ये श्रृंगार भी क्या है? बिल्कुल व्याकरण दृष्टि से शुद्ध है साथियों। आगे बात करते हैं, रीति की प्रमुख काव्यधारा कौन कौन सी है साथियों, इस पर अब आप विचार करते हैं। रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा, तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटकर प्रस्तुत किया है। सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि साथियों। इन 3 प्रकरणों में जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें रीतिकाल को 3 भागों में या 3 प्रकरणों में बांटा है। उनमें पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा है रीतिकाल के अन्य कवि। इन 3 भागों में बांटा है साथियों। ध्यान रखना, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त जो नाम दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का विभाजन किया वो 3 भागों में किया और वो 3 भाग इन भागों में क्या है? सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि साथियों। आगे बात करते हैं, शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण में उन कवियों को स्थान दिया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, अर्थात जिन्होंने ऐसे लक्षण लिखे जिसमें साथियों रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और साथियों नायक नायिका भेद से संबंधित जो ग्रंथ लिखे हैं उनको ही लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। तो शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण में, यानी कि दूसरे प्रकरण में, कौन सा? तो ये जो दूसरा प्रकरण है इसमें साथियों इनको साथियों शुक्ल जी ने क्या कहा है? इनको उन्होंने लक्षण ग्रंथ कहा है। क्या कहा? लक्षण ग्रंथ कहा है। और ऐसे कवियों की संख्या साथियों उन्होंने कितनी मानी है? 57। कभी कभी एग्जाम आता है, ऐसे कवियों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है? 57 मानी है। यानी लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जो रीतिकाल में कवि हुए साथियों, उन कवियों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संख्या की बात करते हैं तो वह 57 संख्या मानिए, वह आपको याद रखना है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार जो रीतिकाल को उन्होंने 3 भाग किए हैं, उनमें जो रीति ग्रंथकार है उनमें कितने कवियों को स्थान दिया है साथियों? तो ध्यान रखना, उनमें 57 कवियों को उन्होंने स्थान दिया है। रीतिकाल के अन्य कवि प्रकरण में उन कवियों को स्थान दिया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे अपितु वीर, नीति और श्रृंगार काव्य की रचना की है। यानी कि जो है अन्य तीसरा जो भाग है रीतिकाल के अन्य कवि, उनमें साथियों उनको ऐसे कवियों को उन्होंने स्थान दिया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे किंतु उन्होंने वीर रस से संबंधित ग्रंथ लिखे, नीति से संबंधित साथियों ग्रंथ लिखे और श्रृंगार से संबंधित जो ग्रंथ लिखे साथियों, उनको साथियों इन्होंने किसमें रखा है? रीतिकाल के अन्य कवि प्रकरण में। और ऐसे कवियों को साथियों उन्होंने जो स्थान दिया है वह है साथियों 46 कवि। ऐसे कवियों की संख्या उन्होंने 46 मानी है, जिसमें दिज्यदेव साथियों अंतिम कवि है साथियों। ध्यान रखना, ऐसे कवियों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है? 46 मानी है, और जिसमें दिज्यदेव को साथियों अंतिम कवि माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आगे बात करते हैं, साहित्य इतिहास की भूमिका में रीतिकाल के विषय में उन्होंने लिखा है कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाजन करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला।
यानी कि रीतिबद्ध कवियों को साथियों इनने आगे इनको विभाजित नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि साहित्य इतिहास की भूमिका में रीतिकाल के विषय में उन्होंने जो लिखा है कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाजन करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिलता है, इसलिए साथियों इन्होंने आगे इनका विभाजन नहीं किया है। आगे बात करते, इस काल के कवियों के परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और यहाँ इस काल का मतलब क्या है साथियों? रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल। ध्यान रखना साथियों, ये पंक्तियाँ कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही उठ कर आती, जैसे साथियों अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसमें ये पंक्तियाँ साथियों इसी प्रकार के उठकर कई पंक्तियाँ आई है। तो आपको यदि साथियों फर्स्ट ग्रेड और यदि कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं साथियों या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो निश्चित रूप से साथियों इस प्रकार को जो पंक्तियाँ हैं उनको आपको याद करना है। वे जैसे एमपी वर्ग 1 की बात कर रहे हैं साथियों, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की पंक्तियाँ बिल्कुल याद करना है। एक बार पुनः, इस काल के कवियों के परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किस काल के विषय में कहा है? रीतिकाल के विषय में कहा है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथों के नाम दिए उतने जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे। ये भी किसने कहा? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा साथियों। तो ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद रखिएगा। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं। ये साथियों अपन ने पढ़ा रीतिकाल क्या पढ़ा? रीतिकाल की एक तो अपन ने पढ़ी साथियों रीतिकाल के प्रमुख काव्यधारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और फिर पढ़ा साथियों अपन ने एक पढ़ा है रीतिकाल का नामकरण, और फिर अपन ने पढ़ा है 6 संप्रदाय जिनके प्रवर्तक पढ़े हैं, संप्रदाय पढ़े हैं, बाद में इनके प्रवर्तक और बाद में इनके जो ग्रंथ लिखे हैं साथियों वह भी अपन ने देखा है साथियों। कल अगले क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, और फिर साथियों रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्यधारा, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो कल अपन देखेंगे यहाँ से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया है साथियों। ठीक है साथियों, कल अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम साथियों।